हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 के सभी पाठों के सूत्र एक ही वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम। तो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कि दोस्तों मैं एक बार किताब खोल लेता हूँ, फिर हम देखते हैं अपने सूत्र। ठीक है, हाँ, चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। पहले तो हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती कितनी तरह की हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकार। ठीक है, वास्तविक प्रक्रियाएं मतलब संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में देखो, नंबर 1 में आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे बोलते हैं? जो 0 से लेके अनंत तक चलती है। ये अनंत का, इनफाइनाइट का चिन्ह है। ठीक है, फिर दूसरी होती है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? जिसमें माइनस की भी संख्याएं आती हैं, माइनस अनंत से, और 0 भी होता है, और +1 से अनंत तक चलती है। वो संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, फिर आती है प्राकृतिक संख्याएं। बस सरल परिभाषाएं हैं। अब देखो, प्राकृतिक संख्याएं वे होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं, मतलब कि 1, 2, 3 इनसे लेके अनंत तक। परिमेय संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और क्या होता है, P और Q दोनों क्या हैं? सहभाज्य। अभी आप बोलोगे सहभाज्य क्या होता है सर? सहभाज्य मतलब वे दो संख्याएं जिनका HCF लेते हैं ना, तो क्या आता है? 1 आता है HCF। ये ना इस चैप्टर में ज़्यादा काम का है, बाकी तो नॉर्मल है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। फिर देखिए, फिर हम क्या पढ़ेंगे? फिर ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाकी हमें ये सब पढ़ना नहीं है। फिर वास्तविक संख्या है, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या है। वो हमें 11th का चैप्टर है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। और अब देखते हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। पहले देखिए दोस्तों, ए बराबर होता है BQ + R। यहाँ पे ए बराबर क्या होता है? ए का मतलब होता है भाज्य, बराबर में बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल, प्लस में शेषफल। ठीक है, देखिए मैं आपको एक उदाहरण लिख के बस समझाता हूँ। जैसे मैंने लिया 6 में मैंने 2 का भाग दिया। ठीक है, तो शेषफल क्या आएगा और भाग क्या जाएगा? भाग पहले तो 3 बार जाएगा, 3 बार 6 आ गया। शेषफल कितना हो गया? 0, यही हो ना। तो यहाँ पे लिखेंगे भाज्य कितना है? भाज्य बराबर है 6, भाजक बराबर है 2, भागफल कितना है अपने भागफल आया है 3, शेषफल कितना है? कुछ बचा ही नहीं, मतलब कि 0, यही है। अब इसको हमें लिखना है ए बराबर BQ + R के रूप में। तो क्या होगा यहाँ पे? ए यानी भाज्य कितना है? 6 है, तो 6 = बी कितना है? भाजक, बी मतलब भाजक कितना है? 2, बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणे के निशान है, गुणित क्यू का मान कितना है? यानी क्यू मतलब भागफल यानी 3, तो ये × 3 प्लस शेषफल R अपने क्या है?
आर शेषफल 0 है, 0। तो ये क्या हो गया, 6 इक्वल्स टू 6। ये करते नहीं है, वैसे इसको ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। सेकंड इसमें क्या है, 0 बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है कौन, आर, आर मतलब शेषफल। और बी क्या है, बी यहाँ पे अपने हैं, हमने लिखा था ना अभी बी, बी है भाजक, ठीक है। ये बी क्या है, भाजक। भाजक से शेषफल हमेशा छोटा रहेगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे HCF इंटू LCM। अब देखो HCF इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक संख्या दे रखी होगी या दो संख्या दे रखी होगी या दोनों में से एक दे रखी होगी, और या HCF दे देगा उसका या LCM दे देगा। टोटल मिला के आपको इसमें से 3 चीज़ें देगा वो। फिर आपको बोलेगा अगर ये 3 चीज़ें दे दी तो आपको LCM पूछ लेगा, LCM, और ये 2 संख्याएं दे दी HCF पूछ लेगा। ऐसे जैसे हम देखो इसका फॉर्मूला आता है HCF इक्वल टू LCM सॉरी मल्टीप्लाई बराबर होता है A इंटू बी। और A क्या है, A और B 2 संख्याएँ हैं जो पूर्णांक है, और फर्स्ट एंड सेकंड संख्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे आगे प्रश्नावलियों में। फिर यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करता है, ठीक है। जैसे हमने मान ली P A स्क्वायर को विभाजित करता है, मान लिया P है 5 और ये क्या है, ये A है, हम मान लेते A 6, सॉरी इसमें डिवाइड जाएगा ही नहीं, हम इसको 10 मान लेते हैं। 10 मान लिया तो इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अगर 100 का भाग, अगर 5 का भाग 10 के स्क्वायर में जा रहा है तो 10 में भी जाएगा। देखो 10/5 भाग दिया, 2 बार चला गया, पूरा गया। फिर अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो 100 हो जाता है, फिर 5 का दिया तो भी चला गया 20 बार, ठीक है। ऐसे मतलब भाग तो जाएगा। अगर P और A कोई संख्या है, अगर P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। सहभाज्य जिन 2 संख्याओं का HCF 1 हो, ये मैंने अभी आपको बताया था। ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2। पहले तो हम देखते हैं बहुपद की घात किसे कहते हैं। 9th में पढ़ा था हमने ये बेसिकली। बहुपद की घात, जैसे हमें मान लो एक बहुपद दे रखा है, उसकी घात क्या होगी, किसी की 2 दे रखी है, किसी की 3, किसी की 5, किसी की 4, किसी की 1, तो हम किसको घात माने, तो इसमें 5 को मानेंगे। क्यों, बहुपद की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है, जो सबसे बड़ी है वो बहुपद की घात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुपद 2 प्रकार के होता है, पदों के आधार पर, घातों के आधार पर। पदों के आधार पर एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती। ये घातों के आधार पर हमारे 10th में हैं और पदों के आधार पर हमने 9th में चर्चा की थी। एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। फिर देखिए हम आगे देखेंगे घातों के आधार पर। एकपदी पहले देख लेते हैं, कहते किसे हैं। एकपदी जिस बहुपद में पद ही एक हो, जिस बहुपद में पद ही एक हो। मान लो मैंने लिया एक पद x, इसमें पद ही एक है, अभी मैंने x + 1 + 2 ले लिया, ये x + 3 हो जाएगा। तो इसमें कितने 2 पद आ गए, तो ये एक पदी नहीं है, द्विपदी है। और त्रिपदी किसे कहते हैं, जिसमें 3 पद होते हैं, x + y + 3 ले लिया, इसमें 3 पद हो गए ना, 1, 2 और 3, तो ये त्रिपदी बन गया। फिर हम देखते हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर क्या होता है, रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती। रेखिक वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 1। देखो जैसे मैं एक बहुपद लिखता हूँ, ax + y = 0। अब इसमें देखो बहुपद की
उच्चतम घात कितनी, एक ही है। यहाँ पे मैंने दो पद लिए, लेकिन हमारे 10th में दो पद नहीं है, हमारे एक ही पद दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर या एक्स कुछ। एक्स दिया होगा तो वाई नहीं देगा, और वाई दिया होगा तो एक्स नहीं देगा। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर में हम बीजगणित विधि से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें सेकंड चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं घातों के आधार पर जिस बहुपद की घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी बताया, जैसे ये रहा, इसकी घात एक है, -2/311। ये देखो एक पदी भी हो सकता है, ये भी एक पदी है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई में है, ना कि प्लस और माइनस का कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए। ठीक है, फिर देखिए आप x की पावर 1 -2/11, ये द्विपदी है, इत्यादि ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। और दूसरा, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती हैं उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, x की पावर 2, x की पावर 2 -i √2 + x स्क्वायर, इत्यादि ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। और तीसरा, जिस बहुपद की उच्चतम घात 3 होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्रिघाती। उदाहरण क्या हो गया, a³ ax + a + a³ इत्यादि कई सारे हो सकते हैं, जिसकी पावर 3 होनी चाहिए। उस पूरे बहुपद में जो उच्चतम घात होगी वो 3 होनी चाहिए, तब वो त्रिघाती कहलाएगा। फिर इसका व्यापक रूप क्या है, इसका व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है, हमने त्रिघाती बहुपद की व्यापक रूप की चर्चा की है। अब देखते हैं इसमें ये मैंने शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a। जो ये बहुपद था ना, हमारा क्या बहुपद था दूसरे में, ये, तो इसमें ये b उधर चला जाएगा, माइनस का b/a बोल रहा है। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका b/a शून्यकों का योग के लिए। अब शून्यकों का गुणन जो होता है अल्फ़ा × बीटा, ये क्या होता है, c/a। ठीक है, c/a। फिर ये द्विघाती समीकरण का सूत्र क्या होता है, हमें दे रखा होगा अल्फ़ा और बीटा का योग दे रखा होगा, और अल्फ़ा और बीटा का गुणा दे रखा होगा। ये है सेकंड पॉइंट 2.2 में ये दे रखा होगा, और हमें उसका बहुपद बनाना है, तो उसमें हमें क्या रखना है, इसकी जगह मान रखना है, अल्फ़ा + बीटा का जो मान होगा यहाँ पे रखना है, अल्फ़ा गुणित बीटा वो मान यहाँ पे रखना है। फिर त्रिघाती समीकरण के लिए क्या होगा, शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a। फिर अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा = c/a। ठीक है, एक और सूत्र है अल्फ़ा बीटा y मतलब कि गामा = -d/a। ये हमने देखे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। अब है विभाजन एल्गोरिदम, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, a = bq + r, वही सेम है, बस उसको gx और px qx और rx में बदला हुआ है। इसका एक ही क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में, उदाहरण को छोड़ के 2.3 में 4th क्वेश्चन। ठीक है, और चैप्टर 3, ये चैप्टर 3 पे आ गए। चैप्टर 3 में सबसे इम्पोर्टेंट लगा लो, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर देखो, अगर कोई बहुपद या कोई समीकरण इस रूप की आ जाती है तो उसमें 3 स्थितियाँ लागू होगी। ठीक है, प्रथम स्थिति a1/a2 = b1/b2, तो इसका उदाहरण ले लेते हैं हम।
इसका उदाहरण क्या हो सकता है, देखो रफ कॉपी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसके रूप का होना चाहिए। तो हम एक समीकरण लिख लेते हैं, 2x प्लस b को मान लेते हैं 3y प्लस c1 को मान लेते हैं -1, ठीक है, प्लस का 1 सॉरी इक्वल्स टू 0। और इसको मान लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखो जो a का मान है ना वो देखते हैं। तो क्या हो गया, 2/3 ये बराबर 3/2 बराबर 1/1। तो इसमें आप देख सकते हो ये और ये बराबर नहीं है ना, पीछे वाले को हमें जाना ही नहीं है, हमें इसको देखना, बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। जब इनका ग्राफ बनाएंगे ना तो वो प्रतिच्छेद करेगी, किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो उसका हल भी एक होगा। यहाँ पे एक ही तो बिंदु आएगा, x और y का मान, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका हल कितना होगा, हल एक भी होगा, हल तो एक ही होगा ना इस स्थिति में। और सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हम इसका भी उदाहरण लेते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 1 और ये ले लेते हैं 3x प्लस 3y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, और ये भी बराबर है 0, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू माइनस ये प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1, ठीक है। तो देखो ये और ये बराबर नहीं है, लेकिन ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है तो ये। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में मतलब जो रेखाएं ग्राफ पे बनेगी वो समांतर बनेगी, कहीं पे प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, कहीं पे ही नहीं मिलेगी, ठीक है। और कहीं पे नहीं मिलेगी तो कहीं से प्रतिच्छेद नहीं होगी तो उनका कोई हल ही नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है। समांतर रेखाएं होंगी और असंगत युग्म होंगे, इसका संगत युग्म होगा, ठीक है। फिर थर्ड स्थिति है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, मतलब इसमें सब बराबर होना चाहिए। तो इसका उदाहरण ले लेते हैं, 2x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी ये